जय हिंद मेरे शेरों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पर। तो जैसे कि हम अपना मौर्य डायनेस्टी पढ़ रहे थे, तो हमने आपका आपका चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था बहुत। तो फिर मैंने कहा था कि हम आगे अब अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अशोक इसका आखिरी वो रह जाता है, फिर आपकी मगध साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपके क्या नाम है वो शुरू हो जाएंगे, शुंग डायनेस्टी, कण्व, और इधर आपके सातवाहन, कुषाण, ये शुरू हो जाएंगे। वो मैं बताऊंगा आपको, अभी आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी। वो मैं आपको एक एक क्लियर करता चलूंगा कैसे कैसे चलेंगे, ठीक है। तो आज हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अपना अशोक को देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था कि मौर्य डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपका 322 से आपका 223 तक रहे, वो 185 तक रहेगा, 185 तक रहेगा। तो मौर्य डायनेस्टी में हम दो देख चुके थे, आपके चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। बिंदुसार की मृत्यु मैंने आपको बता दी थी। उसका टाइम पीरियड था 322 से 298 चंद्रगुप्त मौर्य का, और 322 से आपका 298, 298 से 273 आपका बिंदुसार का था, और 273 से आपका 223 तक, 222 तक, 22-23 तक आपका वो रहेगा, क्या नाम है आपका, ये अशोक। तो पहले हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे आज। तो अशोक लिखता हूं, अशोक। इसका टाइम पीरियड मैंने क्या बताया अभी आपको, 273, हाँ 273 से इसका रहेगा 298 से 73, हाँ 22 से 98, 98 से 73, 73 से इसका रहेगा आपका 223 ईसा पूर्व तक, ठीक है भाई। अशोक तो ऐसा बताया जाता है, मैंने आपको बता ही दिया कि बिंदुसार के मतलब 100 पुत्र थे, उनमें दो इसके प्रिय पुत्र थे, एक तो अशोक और एक आपका सुशीम, जो कि अशोक का बड़ा भाई था। तो अशोक का बड़ा भाई, ये बताया जाता है कि क्या नाम है, अशोक ने अपने 99 भाइयों की पहले मैं लिखाता हूं कि बिंदुसार चाहता था मतलब कि अशोक गद्दी पर ना बैठे, उसका बड़ा बेटा सुशीम बैठे, क्योंकि बड़ा ही बेटा हकदार होता है। लेकिन वो इतने एलिजिबल नहीं थे, या मतलब इतने सक्षम नहीं थे कि वो गद्दी संभाल सके। तो इसी वजह से पहला पॉइंट इसमें यह आता है, बिंदुसार की इच्छा के बगैर, इच्छा के बिना अशोक गद्दी पर बैठा। अशोक गद्दी पर बैठा। और यह भी माना जाता है कि अशोक ने गद्दी हासिल करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अशोक ने गद्दी पर बैठने से पहले अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। दोस्तों बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर नोट्स प्रोवाइड करवाइए। तो अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है उसके लिए तो पहले तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और नोट्स जैसे कि मैं लिखता चलता हूँ ना साथ साथ, ऐसे ही आप लिखते चलिए, आपका याद भी होगा और आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा 45 या 40 मिनट की मैं वीडियो डालता हूँ, 45-40 मिनट में आपके कॉन्सेप्ट और नोट्स दोनों तैयार हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नोट्स के लिए सबसे अच्छा तरीका है आपका रिविजन भी साथ साथ, और आपका लिखना भी होता रहेगा, और आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे, ठीक है भाई। 99 भाइयों को गद्दी पर, 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। और इसका क्या नाम है, टाइम वो अशोक का राज्याभिषेक 4 साल बाद हुआ था, तो यहां से 200 ईसा पूर्व में। अभी ध्यान रखना, ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ है, इसी वजह से ईसा पूर्व में चल रहे हैं हम। तो यहाँ अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ये मेनली जो गद्दी पर बैठा था अपना राज्याभिषेक करवाने के बाद, तिलक करवाने के बाद, वो सन 269 में बैठा था। और ये बताओ आप कहोगे कि इसने 4 साल क्या क्या, कुछ बताते हैं कि इन 4 साल में गृह युद्ध हुआ है इनके परिवार में, तो वो गृह युद्ध में जा रहा, इस वजह से गद्दी पे नहीं बैठा। और कुछ मानते हैं
किसने इन 4 साल में अपने 99 भाइयों को निपटाया था, ठीक है, अपना रास्ता साफ किया था। तो एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। और इसने एक उपाधि धारण की थी, उपाधि का नाम था देवानाम प्रियदर्शी, और उसका अर्थ था देवों का प्यारा, या मतलब देवताओं का प्यारा। ये मतलब राज का देव्य सिद्धांत अपनाएगा, मतलब अपने आप को मतलब भगवान का रूप बताएगा लोगों में कि मैं भगवान का रूप हूं, भगवान ने मुझे भेजा है आप सबकी रक्षा या सुरक्षा के लिए। तो ये राज का देव्य सिद्धांत कहलाता है, जो कि ये अपनाएगा। इसने देवानाम प्रियदर्शी, ठीक है भाई, देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। और देवानाम प्रियदर्शी का मतलब है आपका देवों का प्यारा। इसको मैं लिखवा देता हूं, देवों का प्यारा, ठीक है भाई। ये हो गई इसका अर्थ, देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण करेगा। और दूसरी बात, अशोक का नाम अशोक, ये मतलब अभी इसके अभिलेख लिखवाऊंगा, स्तंभलेख लिखवाऊंगा कौन कौन से थे। तो इसके 4 अभिलेख ऐसे हैं जिनसे मतलब ये उन 4 अभिलेख में इसका नाम अभी अशोक ही मिलता है। सिर्फ 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। और 4वें अभिलेख कौन से थे? एक तो आपका गुर्जरा, एक आपका नेटूर, एक आपका गुर्जरा, एक मनसेरा, और एक आपका नेट्यूर, और आपका उद्गोलम। इन 4 अभिलेखों में इसका नाम अशोक मिलता है। और अब इसके मतलब सबसे पहले जिसने इसके अभिलेखों की खोज की थी वो थे टील पैंथर। और इन अभिलेखों को पढ़ने वाले जो सर्वप्रथम व्यक्ति थे, टील पैंथर ने तो खोजा था इनको, और जेम्स प्रिंसेप ने इनको सबसे पहले पढ़ा था। ये दोनों क्वेश्चन आपके यूपीएससी के प्री एग्जाम तक में आए हैं, दोनों क्वेश्चन अशोक के अभिलेखों से, ठीक है। सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को टील पैंथर है वैसे तो, टील पैंथर ने खोजा था। और पढ़ने में सफल आपके जेम्स प्रिंसेप हुए थे इनको, और पढ़ने में सफल जेम्स प्रिंसेप हुए थे, जेम्स प्रिंसेप हुए थे। और एक पॉइंट और लिखा दूं, अभिषेक के मतलब इसके मुख्य अभिलेख 13 हैं। अशोक के मुख्य 13 अभिलेख हैं। अभी लिखवाऊंगा ये 13 अभिलेख कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो आपको लिखा दूंगा। और ये जेम्स प्रिंसेप वाला और अपना ये टील पैंथर वाला पॉइंट याद रखना, इनको उससे मत जोड़ने लगना, जस्टिन से और उससे आपका विलियम जोन्स से। विलियम जोन्स और जस्टिन अलग हैं, उन्होंने सेंड्रोगोटस और उसकी पहचान की थी, ठीक है भाई, अलग रखना दोनों को, इन्हें कभी इनको मिला दो, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही देता है, टील पैंथर, जेम्स प्रिंसेप और आपका जस्टिन, और मैंने आपको बताया था विलियम जोन्स, ये चारों आपके इसी मौर्य डायनेस्टी से संबंधित हैं। और आप इनमें कंफ्यूज हो जाओगे जब वहां पेपर में क्वेश्चन देखोगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग है। आपका जस्टिन ने सेंड्रोकोटस की पहचान की थी, वो विलियम जोन्स ने और जस्टिन ने यूनानी में उसमें सेंड्रोकोटस कहा था, ठीक है। सेंड्रोकोटस कहने वाला जस्टिन था और पहचान करने वाला विलियम जोन्स था। और यहाँ आपका खोजने वाला टील पैंथर है और
पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं कुछ पॉइंट और हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब हम कुछ और पॉइंट और देखते हैं भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कंफ्यूज नहीं होना, मैंने क्लियर किया बहुत अच्छे से। टील पैंथर और अपना जेम्स प्रिंसेप वाला भाई पहले भी बताई थी मैंने बात आपको कि जिस दिन डिफरेंस क्रिएट करना सीख जाओगे पेपर में आग लगा दोगे। सबसे बड़ी बात है वहां जाके बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज ऑप्शन में ही होते हैं, क्योंकि भाई यूपीएससी ऑप्शन ही आपको सिमिलर देगी, कभी भी अलग नहीं देने की। जो आप पढ़ के जाओगे वहां पेपर में बैठने के बाद तुम्हें ये लगेगा सारा पढ़ा हुआ, पर वहां जब जाकर ऑप्शन देखोगे ना, जब जाकर हवा टाइट होती है वहां ऑप्शन ही सारे सेम मिलते हैं। और जिस दिन ऑप्शन में डिफरेंस क्रिएट करना सीख गए, जैसे अभी बताया मैंने, उस दिन पेपर फोड़ोगे। तो अब देख लेते हैं हम कहां तक करा दिया था मैंने, उसके टील पैंथर और उसके तक करा दिया था, 13 भी लिखा दिए थे ना। हाँ तो चलो अब लिखते हैं, क्या नाम है, अशोक, इसका विस्तार लिख लेते हैं। अशोक का राज्य विस्तार ये इसका राज्य विस्तार कई अभिलेखों से भी पता चलता है। अशोक का राज्य विस्तार ये माना गया है कि क्या नाम है आपका, पश्चिम में अफगानिस्तान तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, और ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका राज्य हुआ करता था। कश्मीर में भी ये मतलब श्रीनगर की स्थापना करेगा, और आपका इधर क्या नाम है नेपाल की तरफ ये एक उसकी स्थापना करेगा, क्या नाम है उसका, देव। चलो पहले वो लिख लेते हैं, अशोक का राज्य विस्तार अफगानिस्तान पश्चिम में, अफगानिस्तान अफगानिस्तान पश्चिम में, अफगानिस्तान से पूर्व तक, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी तक, खाड़ी तक, और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक था, कन्याकुमारी तक था। कल मैंने आपको बताया था कि जो बिंदुसार और अशोक वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके राज्य विस्तार में आपका कलिंग नहीं आता था। कलिंग यही अपने राज्य विस्तार में लाएगा, कलिंग का युद्ध करेगा, और कलिंग में जाकर मतलब जो इसके 13वें अभिलेख से पता लगता है, तो उसमें इतनी मारकाट हुई थी, इतना खून बहा दिया था इसने, कि उसके बाद ये फिर बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लेगा। उपगुप्त की बौद्ध भिक्षु होगा, उपगुप्त के उसमें आके वो कर लेगा, बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लेगा। तो यही लिख लेते हैं पहला पॉइंट कि अशोक ने कलिंग को भी अपने राज्य में मिला लिया था, और अशोक ने कलिंग की विजय, और अशोक ने कलिंग युद्ध में, अशोक ने कलिंग युद्ध में विजय पाने के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था इसने, किसकी सहायता, उससे, उपगुप्त के, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, उपगुप्त के नेतृत्व में अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है भाई। और इसके कलिंग के युद्ध की जानकारी 13वें अभिलेख से प्राप्त होती है, मैं अभिलेख में लिखवा दूंगा आपको।
ठीक है भाई, कलिंग के युद्ध के बाद। और ये बताया गया है कि इसने इतनी मतलब वहां की धरती इतनी लाल कर दी थी कि क्या नाम है, और वहां से जब ये कलिंग की विजय करके आया था तो लगभग अपने साथ 50,000 लोगों को तो बंदी बनाकर लाया था। उस टाइम देख लो जनसंख्या कितनी हुआ करती थी, और कलिंग में से ये 50,000 लोगों को बंदी बना लाया था। फिर ये देखते हुए लोगों में आक्रोश फैल गया, लोगों में आक्रोश फैल गया कि मतलब कि हमारा राजा तो इतना क्रूर है, इतनी मारकाट कर दी, हमारे साथ क्या होगा। तो फिर जब अशोक ने देखा कि मेरे राज्य में मतलब मेरी प्रजा में मेरे लिए ऐसे ऐसे भाव आ रहे हैं, तो फिर ये मतलब वो धम्म नीति अपनाएगा, धम्म नीति अपनाएगा और मतलब लोगों के बीच में जाकर उनसे माफी भी मांगेगा कि मैंने ये कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब मैं मतलब अहिंसा अहिंसा अपनाऊंगा और बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर रहा हूं, ऐसे ऐसे मतलब अपनी प्रजा को कन्वेंस करेगा, प्रजा को कन्वेंस करेगा, प्रजा मान जाएगी। और फिर उसके बाद भी ये मान लो कि मतलब प्रजा को कन्वेंस कर लेगा, अहिंसा के रास्ता अपना लेगा, तब भी ये अपनी सेना कम नहीं करता। तब भी उस समय मैं बताऊंगा भी सैन्य व्यवस्था में 6 लाख की सेना चंद्रगुप्त के टाइम हुआ करती थी, इसके टाइम पर आते आते 8 लाख की सेना हो जाएगी। तो उस 8 लाख की सेना जब इसने अहिंसा का धर्म ही अपना लिया, तो फिर इसने ये एक भी पॉइंट आता है कि इसने अपनी सेना को क्यों नहीं छोड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये चाहता था कि अगर मेरे देव सिद्धांत के साथ साथ अपना राज्य सिद्धांत भी निभा रहा था कि अगर मतलब फिर से अगर ऐसा कुछ मेरे राज्य पे आंच आई या कुछ हुआ तो मैं फिर से ये सब करके दिखा सकता हूं। ये मतलब सेना ना हटाने का कारण ये है। ठीक है दोस्तों, उपगुप्त के नेतृत्व में अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, और फिर प्रजा में शांति के लिए इसने धम्म की नीति अपनाई, धम्म की नीति अपनाई। और इसमें धम्म की नीति में क्या हुआ करता था, सहिष्णुता दिखाई जाती थी, सहिष्णुता कार्य पर बल दिया जाता था। ये मतलब इसकी धम्म की नीति में था। सहिष्णुता कार्य क्या होते हैं, नैतिकता कार्य, मतलब जैसे कि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने माँ बाप की सेवा करनी है, फिर ये इस रास्ते पे या इस मतलब ये अपनी प्रजा से कहेगा कि मैंने देखो मैं इतनी मार काट कर दी और मैं इस चीज से मतलब एक एक्सपीरियंस ले चुका हूं, अनुभव ले चुका हूं। तो मतलब राज्य में और भी मतलब अलग अलग धर्म के लोग हुआ करते थे, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये इन लोगों मतलब इस धर्म के लोग हुआ करते, तो उनमें मतलब स्थिरता बनाने के लिए ये धम्म की नीति अपनाएगा। और धम्म की नीति अपनाएगा मतलब उसमें कहेगा कि लोगों से कि हम मतलब अलग अलग नहीं है, सब एक हैं, और मतलब हमें ज्यादा नैतिक कार्यों पर बल देना चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, ये वो ऐसे ऐसे कार्य बताएगा। ठीक है भाई, और फिर आ जाता है, ये मैंने बता दिया ना राज्य विस्तार। और इसने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी, और इसका पता आपको कल्हण की राज तरंगणी से लगता है, और इसका पता कल्हण की राज तरंगिणी से लगता है। ठीक है भाई, इसने कश्मीर में श्रीनगर राज्य की स्थापना की, जो श्रीनगर राज्य के टाइम में आप देखने को मिलता है, और श्रीनगर की स्थापना की, और ये बात हमें कल्हण की राज तरंगिणी से पता लगती है। ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गए। और क्या नाम है, इसने बौद्ध धर्म जब अपना लिया उसके बाद जो इसके पुत्र होंगे महेंद्र और इसकी पुत्री होगी संघमित्रा, उनको क्या नाम है श्रीलंका उसके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजेगा। ठीक है, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा
संघमित्रा को श्रीलंका बुद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजेगा, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजेगा। ठीक है भाई। और इनकी जो संघमित्रा और महेंद्र की माता, इनका नाम हुआ करता था, इनकी माता का नाम था विदिशा। माता इनकी कौन थी? विदिशा। मतलब इसकी भी, अशोक की भी कई माता वो पत्नी थी। विदिशा हो गई आपकी, कारुवाकी हो गई, ठीक है, और विदिशा इनकी माता हुआ करती थी। ये पॉइंट लिख लो और फिर स्क्रीनशॉट लेते हैं अपना। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक पॉइंट में यहां मैं बता रहा था ना आपको, कश्मीर के साथ साथ वो बता रहा था मैं आपको, नेपाल में भी एक उसकी स्थापना की थी। कहां है ये? नेपाल में। ये पॉइंट लिख लेना, नेपाल में इसने की थी देवपत्तन की। देवपत्तन, गारंटी से कह रहा हूं ये पॉइंट बहुत कम टीचरों ने आपको बताया होगा। नेपाल में देवपत्तन की स्थापना की थी और कश्मीर में श्रीनगर, 2 नगर इसने बसाए थे जब इसने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर दिया था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर 1-2 पॉइंट और है, और देखते हैं, आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाइयों। अब थोड़े से पॉइंट और रहेंगे, फिर इसके अभिलेखों पे चलेंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आए हुए हैं यार। तो जब इसने धम्म की नीति अपनाई थी तो इसने एक, मतलब धम्म जो शब्द है वो आपका धर्म से निकला हुआ है, जो धर्म है उससे मतलब निकला हुआ है। और मैंने इसमें बता दिया आपको, इसने नैतिकता को जोड़ा था, मतलब सहिष्णुता को जोड़ा, कि मतलब बहुत ही स्वभाव, मतलब सरल स्वभाव में रहना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। तो अब देखते हैं इसमें अशोक में धम्म की स्थापना की और उस धम्म का एक महामंत्री नियुक्त किया जिसको धम्म अमात्य कहा जाता था। ठीक है भाई, धम्म की स्थापना की और धम्म धम्म महामात्य नामक एक पद की नियुक्ति की। महामात्य नामक पद की नियुक्ति की। ठीक है भाई, धम्म महामात्य नामक वो कर दिया। और इसने क्या किया था आपका, इसने बराबर की गुफाएं, बराबर पटना के आसपास है, बराबर की गुफाएं मतलब वो जो हुआ करते थे आपके, कौन सा धर्म था वो, बराबर की गुफाएं, आजीवक संप्रदाय को दान में दी। ठीक है भाई, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी इसके पिता हुआ करते थे। आजीवक संप्रदाय की स्थापना आपकी मोगलीपुत्तिस, जो कि आपकी तीसरी संगति के टाइम हुआ करते थे, मोगलीपुत्तिस गोदन जो हुआ करते थे उन्होंने की थी। और अगली आजीवक संप्रदाय का अनुयायी इनके पिता बिंदुसार हुआ करते थे। ठीक है, मैं लिखवा रहा हूं पॉइंट, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी बिंदुसार हुआ करते थे, बिंदुसार हुआ करते थे। ठीक है भाई, और जो इनके चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन अनुयायी थे, ये आपके आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। और आपका अशोक जो कि वो आपका बुद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है भाई, बुद्ध धर्म को मानने वाला था। और आजीवक संप्रदाय की स्थापना, आजीवक संप्रदाय की स्थापना आपकी मोगलीपुत्र
तिस गोदन ने की। ठीक है भाई, एक पॉइंट ये हो गया आपका। और फिर क्या था इसमें, इसने मतलब जब वो धर्म अपना लिया था बौद्ध धर्म, उसके बाद इसने आखेट यात्राएं बंद कर दी थी और धम्म की यात्राएं शुरू कर दी थी। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इसने आखेट यात्राएं बंद की और बौद्ध यात्रा शुरू की। ठीक है भाई, और इसने क्या नाम है आपका, बौद्ध यात्रा शुरू की थी। और पॉइंट क्या थे इसमें, आजीवक संप्रदाय हो गया आपका। इसने एक वो क्या नाम है, इसने मतलब सर्वप्रथम आपकी, इसने जो मैंने आपको बताया था ना कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 जगह पर रखा गया था। 8 जगहों पर जो रखा गया था, उन 8 जगहों की इसने यात्रा की थी। महात्मा बुद्ध के अष्ट दिग्गज स्थानों की यात्रा की थी। ठीक है भाई, अष्ट स्थानों की स्थापना की थी। अष्ट स्थान मैंने आपको बताए थे जब मैं बौद्ध धर्म आपको पढ़ा था कि बौद्ध मतलब महात्मा बुद्ध को जब वो हो गया था आपका, महापरिनिर्वाण हो गया था, तो उनकी अस्थियों को 8 जगह पर रखा गया, वहां स्तूप बनाए गए, तो उन 8 स्तूपों में ये घूमने गया था। ठीक है भाई, और मतलब इस सब से ये क्या करना चाह रहा था, ये लोगों को ये दिखाना चाह रहा था कि कलिंग युद्ध के मेरे पर कितने प्रभाव पड़े। अब मैं मतलब बहुत ही उदार व्यक्ति हो चुका हूं, मतलब बहुत ही सहिष्णु हो चुका हूं। ठीक है भाई, ये हो गए कुछ पॉइंट। अब अशोक के बारे में जो जानकारी थी वो एक पॉइंट और है, इनकी माता का नाम, वो तो मैंने पत्नी का नाम तो बता ही दिया ना आपको, और माता का नाम इनकी सुभद्रांगी था। माता का नाम सुभद्रांगी। माता का नाम इनकी सुभद्रांगी था। पत्नी मैंने आपको बताई थी विदिशा और कारुवाकी थी प्रसिद्ध उसमें। ठीक है, माता का नाम सुभद्रांगी। ये अशोक के बारे में जानकारियां हो गई जो कि मेरी तरफ से तो मैंने आपको सब बता दिया। अब इसमें इसके कुछ वो देखते हैं, क्या नाम, सेना देखते हैं और कुछ मतलब विभाग देखते हैं, और इनकी और आगे चीजें देखते हैं। पहले सेना के बारे में देखेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं कि वहां का प्रशासन और सेना कैसी हुआ करती थी। ठीक है भाई, और न्याय व्यवस्था कैसी हुआ करती थी अशोक के टाइम पर। ठीक है भाई, अब सबसे पहले आ जाता हूं, क्या नाम है आपका, जो आपके कौटिल्य थे। कौटिल्य ने सप्तांग राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत दिया था कि अच्छे राज्य में 7 अंग होने जरूरी हैं। कौटिल्य ने राज्य व्यवस्था के लिए सप्तांग सिद्धांत दिया था। सप्तांग सिद्धांत दिया था। ठीक है भाई, सप्तांग सिद्धांत में क्या था आपके कि 7 अंग होते हैं। सबसे पहले आपका पहला अंग राजा, दूसरा था आपका अमात्य, दूसरा हो गया अमात्य। पहले आपका मतलब सबसे राजा होना चाहिए राज्य को चलाने के लिए, अमात्य उसका प्रधानमंत्री होना चाहिए। ठीक है, फिर कहा था इसने राजा के रहने के लिए दुर्ग होना चाहिए कि जहां रहेगा। ठीक है भाई, दुर्ग के साथ इसने कहा था कि दुर्ग है तो उसकी रक्षा के लिए सेना होनी चाहिए, सेना है तो उसको तनख्वाह देने के लिए, उनकी देखभाल के लिए कोष धन भी चाहिए, धन चाहिए, मतलब कोष होना चाहिए,
धन होना चाहिए। ठीक है भाई। राजा, अमात्य, दुर्ग, सेना, कोष। कोष हो गया 3। और इन्होंने कहा था आपका, फिर आपका वो होना चाहिए कोष, सेना, दुर्ग, अमात्य, राजा। और इन्होंने एक मित्र बताया है कि मित्र होना बहुत आवश्यक है। एक तो आपका राजा, अमात्य, दुर्ग, सेना, कोष, मित्र, और आपका राजा, अमात्य, दुर्ग, सेना, कोष, मित्र। तो 1 2 3 4 5 6। और इसमें हाँ एक हो गया इनका जनपद। जनपद मतलब जनता। इन्होंने कहा था कि एक राज्य व्यवस्था में सबसे पहले सप्तांग सिद्धांत होना चाहिए कि राजा है तो उसका प्रधानमंत्री होना चाहिए, जो कि मतलब राजा के बाद कार्यभार देख सके। राजा है तो उसके रहने के लिए दुर्ग होना चाहिए। और सबसे मेन इसका पहले तो जनपद आता है, जनता होनी चाहिए। जनता होनी चाहिए तो फिर राजा है, राजा से ही जनता है, और जनता से ही राजा है। अमात्य, राजा के रहने के लिए दुर्ग होना चाहिए। दुर्ग है तो उसकी रक्षा के लिए सेना होना चाहिए। और सेना है तो सेना को मतलब उसको मेंटेन रखने के लिए कोष होना चाहिए, धन होना चाहिए। और धन और एक बताया है मित्र होना चाहिए। तो ये सप्तांग सिद्धांत हो गए जो कि उन्होंने दिए थे। ठीक है। एक आता है आपका गुप्तचर। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष, गूढ़ पुरुष कहा गया है। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा गया है। ठीक है भाई। और गूढ़ पुरुष ये आपके 2 प्रकार के हुआ करते थे। एक तो आपके मतलब ग्रुप में रहा करते थे। ग्रुप में मतलब क्या नाम है, इकट्ठे, इकट्ठे रहते थे समूह में। और एक हुआ करते थे आपके घुमंतू। ठीक है भाई। और इन्होंने न्याय व्यवस्था बताई है। न्याय व्यवस्था इन्होंने मतलब आखिरी फैसला राजा का बताया गया है। आखिरी फैसला राजा का बताया गया है। ठीक है भाई। आखिरी फैसला जो राजा लेगा न्याय व्यवस्था के लिए वो आपका सर्वमान्य होगा। और मतलब न्याय व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई, न्याय व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई आपकी ग्रामीण हुआ करती थी। सबसे छोटी इकाई ग्रामीण हुआ करती थी। ग्रामीण व्यवस्था हुआ करती। और आपके न्याय व्यवस्था में भी 2 टाइप बताए गए हैं। 2 टाइप, एक तो जो स्त्री धन और आपका विवाह संबंधी। स्त्री धन और आपका क्या नाम है, विवाह संबंधी जो कार्य देखा करते थे, एक तो वो हुआ करते थे। और एक आपका जो चोरी और आपका चोरी और एक आपका चोरी और हत्या के वो देखा करते थे केस। तो न्यायालय न्यायालय 2 प्रकार के थे। इसमें थे एक तो आपके क्या नाम है, धर्म स्थलीय। धर्म स्थलीय में आपके हुआ करते थे क्या नाम है, स्त्री धन और आपका क्या नाम है, विवाह संबंधी केस इसमें देखे जाया करते थे। विवाह संबंधी
ठीक है। और एक था आपका कंटक शाला, कंटक शोधन या शाला, कंटक शोधन। कंटक शोधन में आपका वो देखा करते थे, हत्या और चोरी, ठीक है, और इसमें मारपीट, हत्या चोरी और मारपीट के केस आपके कंटक शोधन में निपटाए जाते थे, ठीक है। और आखिरी में सब राजा का फैसला ही मान्य बताया गया था, ठीक है, आखिरी फैसला राजा का हुआ करता। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर थोड़ी सी सैन्य व्यवस्था देखते हैं कैसी थी। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब आगे देखते हैं सैनिक व्यवस्था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सैनिक में क्या नाम है, मैगस्थनीज के अनुसार, मैगस्थनीज की इंडिका के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख की सेना हुआ करती थी। 6 लाख तो हुआ करते थे आपके क्या नाम है, पैदल। 6 लाख पैदल सेना हुआ करती थी, ठीक है भाई। और फिर उसके बाद आपके 50,000 अश्वारोही, 50,000 अश्वारोही, जो कि मतलब घोड़े हुआ करते थे, अश्वारोही, अश्वारोही। और ये बताया गया 800 से लेकर 900 हाथी हुआ करते थे। इनकी सेना इतनी बड़ी थी, अब देख लो आप, 800 से 900 के करीब इनके पास क्या नाम है, हाथी थे। मैंने आपको बताया था कि वहां जंगल हुआ करते थे, तो इस वजह से वे वहां से ले आया करते। 800 से लेकर 900 हाथी और 50 नहीं, हाथी तो इनके 9,000 हुआ करते थे भाई। और 800 से लेकर 900 इनके पास रथ थे, 50,000 तो आपके अश्वारोही हो गए। और आपके क्या नाम है 9,000 हाथी। और फिर आपका 800 रथ, 800 रथ, 800 रथों से सुसज्जित थी, ठीक है भाई। इंडी के ना सर चंद्रगुप्त के पास 6 लाख 800 रथों से इतनी बड़ी सेना हुआ करती थी। अशोक के टाइम पर आगे यही सेना 8 लाख की हो जाएगी, ठीक है भाई। और क्या नाम है, जस्टिन चंद्रगुप्त की इसको सेना को डाकुओं का गिरोह कहा करता था। जस्टिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि कौन था, ठीक है भाई। जस्टिन ने इसे डाकुओं का गिरोह की संज्ञा दी है, ठीक है भाई, ठीक है। ये हो गया आपका सेना के बारे में, ठीक है। और क्या नाम है, अब लिख लेते हैं इसमें स्त्रियों की व्यवस्था कैसी थी वहां। स्त्रियों को मतलब स्त्रियों की व्यवस्था अच्छी खासी हुआ करती थी, जैसा वैदिक काल में हो गई थी, उनकी स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन वहां स्त्रियों को मतलब स्त्री को मोक्ष मतलब ये पॉइंट में लिखा रहा हूं, चंद्रगुप्त ने मोक्ष शब्द जो यूज किया है वो तलाक के लिए किया है। स्त्रियों को मोक्ष की अनुमति थी, ठीक है। इसकी अनुमति होने का मतलब है कि स्त्री अपनी मर्जी से तलाक लिया करती थी। अब इसमें लिखवा देता हूं, चंद्रगुप्त ने मोक्ष को
को तलाक से जोड़ा था। मतलब स्त्री उस समय अपनी मर्जी से तलाक ले लिया करती थी। ठीक है भाई, ये हो गया आपके क्या नाम है, और मोक्ष हो गया। स्त्री, स्त्री आपका विभागों में, स्त्रियां विभागों में उच्च पदों पर रहा करती थी। ठीक है भाई, स्त्रियों को मतलब उच्च पद देना भी शुरू कर दिया था। और क्या नाम है, ये हो गए आपके सेना और क्या नाम है न्याय व्यवस्था मैंने लिखाई दी आपको, गुप्तचर व्यवस्था लिखा दी, और तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं रहा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इनके अभिलेखों के बारे में पढ़ते हैं, कुछ अभिलेख क्या थे, कैसे कैसे थे। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब देखते हैं अभिलेख के बारे में। अशोक के 13 अभिलेख हैं जो मुख्य हैं, और 80,000 के लगभग इसने स्तंभ लेख लिखवाए थे। स्तंभ मतलब जो पिलर पे होते हैं, पिलर एडिक्ट्स, और शिलालेख जो होते हैं आपके पत्थर पे लिखवाए जाते हैं, वो आपके शिलालेख होते हैं। ठीक है भाई, मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो ये तो आपका अभिलेख है, मान लीजिए ये पत्थर है और इस पे कुछ कुछ लिखवा दिया, तो ये आपका अभिलेख है। और ये आपका स्तंभ है, पिलर है मान लीजिए, और इस पिलर पे कुछ कुछ लिखवा दिया, ये आपका पिलर एडिक्ट है या स्तंभ लेख है, और वो आपका अभिलेख है। ठीक है भाई, सबसे पहले अभिलेख में आता है इस पॉइंट कि क्या नाम है, 13 अभिलेख मुख्य हैं, ये मैं आपको लिखवा ही चुका हूँ। और कलिंग के युद्ध की जानकारी 13वें अभिलेख से होती है, ये भी लिखवाऊंगा अभी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अभिलेख इसके क्या नाम है मुख्य 4 भाषा में लिखे हुए हैं। अभिलेख आपका ब्राह्मी, ग्रीक, और ग्रीक के बाद आपका खरोष्टी, और आपका ब्राह्मी, ग्रीक और अरामाइक में लिखे हैं। ठीक है भाई, और ये इसने किससे ली थी, ये मतलब अभिलेख लिखवाना कहाँ से सीखा था, ईरान से लिखा था। मैंने आपको बोगज को ये अभिलेख बताया था। और फिर क्या नाम है आपका जो दारा प्रथम हुआ करता था, दारा प्रथम भी पीछे पढ़ा के आया हूं आपका, हेगमनी डायनेस्टी का हुआ करता था, उससे इसने दारा प्रथम से प्रभावित होकर इसने अभिलेख लिखवाने शुरू करे, अभिलेख लिखवाने शुरू किए। ठीक है भाई, दारा प्रथम से प्रभावित हुआ था। और क्या नाम है आपका शहबाजगढ़ी और मनसेरा, शहबाजगढ़ी अभिलेख और मनसेरा अभिलेख इसका खरोष्टी लिपि में है। ठीक है, शहबाजगढ़ी और मनसेरा अभिलेख शहबाजगढ़ी और मनसेरा अभिलेख आपका क्या नाम है खरोष्टी लिपि में है, खरोष्टी लिपि में है। और तक्षशिला और एक है आपका लगमान, तक्षशिला और लगमान है आपका अरामाइक में। तक्षशिला और लगमान अरामाइक में है। ठीक है भाई, ये तो आपके पूछे गए हैं बेसिकली, इन दोनों लाइनों पे आपका क्वेश्चन बना हुआ है और आया हुआ अभी एनडीए में। शहबाजगढ़ी और मनसेरा अभिलेख कौन सी लिपि में है, और आपका तक्षशिला और लगमान अरामाइक में है। बाकी आपके ग्रीक और इसमें ब्राह्मी में है। और क्या नाम है आपका ये आपको लिखवाई दिया। और एक है इसका इलाहाबाद और प्रयाग का अभिलेख, इलाहाबाद या फिर प्रयाग का अभिलेख।
प्रयाग का अभिलेख वो आपका रानी का अभिलेख कहलाता है। रानी प्रयाग, इलाहाबाद या प्रयाग का अभिलेख रानी का अभिलेख कहलाता है। ठीक है भाई, रानी का अभिलेख क्यों कहलाता है? क्योंकि रानी का अभिलेख इसलिए कहलाता है क्योंकि इसकी पत्नी कारुवाकी, दो पत्नी मैंने बताई थी आपको, सुभद्रांगी बताई थी और एक आपको कारुवाकी बताई थी। ठीक है, क्योंकि इसकी पत्नी कारुवाकी ने जो दान दिए थे उसका उल्लेख है। ठीक है भाई, ये हो गया आपके इसके रानी के अभिलेख से। ठीक है, और क्या नाम है, अशोक का मतलब सबसे बड़ा अभिलेख 13वां अभिलेख है। अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख 13वां अभिलेख है। 13वां अभिलेख है और इसी से आपकी कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। इससे ही कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है भाई, और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, एक तो सबसे बड़ा पूछा जाता है और एक बनता है आपका सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख, अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुम्मनदेई अभिलेख है। रुम्मनदेई अभिलेख है, ये सबसे छोटा है। और इस रुम्मनदेई अभिलेख मैंने आपको बताया था कि इससे आपकी किसके बारे में, किसके जन्म के बारे में जानकारी होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं आपको ये पढ़ा के आ चुका हूँ रुम्मनदेई अभिलेख से किसकी आपको जन्म की जानकारी मिलती है। और ये सबसे छोटा अभिलेख है, लुम्बिनी में है। लो एक हिंट भी दे दिया, लुम्बिनी में है। देखना नहीं है आपको, वीडियो देखते देखते बताना है। तो ये हो गए आपके अभिलेख के बारे में जानकारी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाइयों। मैंने आपको बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और जहां जहां से क्वेश्चन बने, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा जो आपको ना लिखवाया हो। ठीक है भाई, और आज आपका मौर्य डायनेस्टी खत्म हो चुकी है। कल इसके बाद मौर्योत्तर पीरियड पढ़ेंगे। मौर्योत्तर पीरियड में आपके ब्राह्मण वंश आएंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, कुषाण, सातवाहन, ये आएंगे और ये हम आप कल पढ़ेंगे। ये भी आपके 2 पार्टों में डिवाइडेड है। कल बताऊंगा आपको कैसे कैसे, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, जो भी इस फील्ड में तैयारी कर रहे हो। और जो बच्चा एलिजिबल ना हो उस तक ये क्लास रिकमेंड कर देना, मैं गारंटी से कह रहा हूँ बच्चा पेपर क्लियर करेगा अगर वो पढ़ने का इच्छुक है तो। और सबसे बड़ी बात जो हर क्लास के लास्ट में कहता हूँ, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद PYQs लगा लेना, कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएंगे। ठीक है भाई, तो कंटेंट अगर एग्जाम ओरिएंटेड लग रहा हो तो दोस्तों थोड़ी सी मदद कर देना। 500 की फैमिली बहुत जल्दी करने वाले हैं हम, धीरे धीरे आपके साथ बढ़ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।